जीडीपी या टेम्पी को कैलकुलेट करना पड़ेगा। जीडीपी क्या होती है? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर। 3 तरीके के सेक्टर होते हैं कि इकोनॉमी के अंदर। तीनों सेक्टर क्या करते हैं? गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। हर सेक्टर के प्रोड्यूसर गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। तो एक साल के अंदर जितनी भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है, अगर मैं उसका सम कर दूं तो वो जीडीपी होती है। तो मुझे क्या पता करना है? मुझे ये पता करना है प्राइमरी सेक्टर ने टोटल कितने गुड्स प्रोड्यूस करे, सेकेंडरी सेक्टर ने टोटल कितने गुड्स प्रोड्यूस करे और सर्विस सेक्टर ने टोटल कितने गुड्स प्रोड्यूस करे। ये मुझे पता करना है। ये मुझे कैसे पता चलेगा? इसका पता करने के लिए मुझे पहले एक एक प्रोड्यूसर, एक एक इंडस्ट्री का पता लगाना पड़ेगा। प्राइमरी सेक्टर के अंदर जितने भी प्रोड्यूसर हैं जो गुड्स बना रहे हैं, एक एक प्रोड्यूसर कितनी प्रोडक्शन कर रहा है उसका पता करना पड़ेगा। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं या जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, एक एक प्रोड्यूसर या एक एक इंडस्ट्री कितनी प्रोडक्शन कर रही है उसका पता करना पड़ेगा। ऐसे ही सर्विस सेक्टर के अंदर करना पड़ेगा। एक एक का पता लगाएंगे। ऐसे ही सेकेंडरी के अंदर मान लो 10 हैं तो 10 के 10 अलग अलग कितनी प्रोडक्शन कर रहे हैं सबका पता लगाना पड़ेगा। प्राइमरी के अंदर मान लो 20 हैं तो 20 प्रोड्यूसर कितने कर रहे हैं सबका पता लगाना पड़ेगा। और सर्विस सेक्टर के अंदर मान लो 30 हैं तो 30 प्रोड्यूसर कितनी सर्विसेज की प्रोडक्शन कर रहे हैं उनका पता लगाना पड़ेगा और मैं जोड़ दूंगा। तो ये पता कैसे लगेगा? मैंने बोला इसको पता लगाने का जो जुगाड़ है वो है जीवीए एट एमपी। व्हाट इज जीवीए एट एमपी? जीवीए एट एमपी आपको ये बताता है एक पर्टिकुलर सेक्टर का प्रोड्यूसर कितनी मॉनेटरी वैल्यू की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है। दोबारा से सुन लीजिए, एक पर्टिकुलर सेक्टर का प्रोड्यूसर, चाहे वो प्राइमरी का हो, चाहे वो सेकेंडरी का हो, चाहे वो सर्विस का हो, वो कितनी मॉनेटरी वैल्यू की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है। इट्स कॉल्ड जीडीपी, इट्स कॉल्ड जीवीए एट एमपी। एक के बारे में बताता है आपको, ठीक है। तो ऐसे ही अगर मैंने बोला प्राइमरी के अंदर 10 प्रोड्यूसर हैं तो मैं 10 के 10 का जीवीए निकाल लूँगा। अगर सेकेंडरी के अंदर 20 इंडस्ट्रीज़ हैं तो मैं 20 इंडस्ट्रीज़ का अलग अलग जीवीए निकालूंगा। और अगर सर्विस के अंदर 30 इंडस्ट्रीज़ हैं तो मैं 30 इंडस्ट्रीज़ का अलग अलग जीवीए निकालूंगा। तो मेरे को ये पता चल जाएगा प्राइमरी सेक्टर के अंदर कितने गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, सेकेंडरी के अंदर कितने हो रहे हैं और सर्विस के अंदर कितने हो रहे हैं, सबका निकाल लूँगा ऐसे। फिर क्या करूँगा? फिर सबको जोड़ दूंगा। प्राइमरी के अंदर जिस सबका जीवीए निकाला मैंने, जितने भी प्रोड्यूसर थे, सेकेंडरी के अंदर भी सबका जीवीए निकाला और सर्विस के अंदर भी सबका जीवीए निकाला और उसके बाद उन सबको जोड़ दिया। प्राइमरी, सेकेंडरी और सर्विस तीनों सेक्टरों का जीवीए निकाल के सबको जोड़ दूंगा, तब जाके मेरे पास जीडीपी आएगा। इट मीन्स जीडीपी एट एमपी इज ए सम ऑफ जीवीए एट एमपी। तो सिंपल सी बात है बेटा, इससे पता चल रहा है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये आपको ध्यान रखना है। बड़ा कौन हुआ? जीडीपी बड़ा हुआ या जीवीए बड़ा हुआ? पापा कौन हुआ? तो ये तो कोई सोचने की बात नहीं है, सिंपल सी बात है। ये जो है ये लार्ज है और ये जो है ये स्मॉल है। भाई जीडीपी कैसे बना? जीवीए को जोड़कर बनाए। तो बड़ा कौन? वो तो तीन जीवीए को जोड़ के बनाए जीडीपी, तो बड़ा तो जीडीपी होगा, कॉमन सेंस सी बात है। और ये छोटा है, ये तो उसका एक वो है। जीवीए तो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री पे लगता है, एक पर्टिकुलर प्रोड्यूसर ने कितनी इंक्रीमेंट करी है। और जीडीपी आपकी ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में आपको इन्फो देता है। तो लाइक मैं इसको एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं। लाइक अगर हम बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर की, मान लीजिए प्राइमरी सेक्टर के अंदर जितने भी प्रोड्यूसर हैं उनका, मैंने बोला कैसे निकलता है जीवीए एट एमपी? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ऐसे निकलता है। तो मैंने मान लिया प्राइमरी सेक्टर के अंदर जितने भी हैं प्रोड्यूसर, उनका वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है वो मान लीजिए 1000 है और इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो है वो मान लीजिए 200 है। तो इसका जीवीए कितना आ जाएगा? 800 आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो इसी तरीके से ये क्या है? ये जीवीए एट एमपी है। किसका है? प्राइमरी सेक्टर का, जितने भी प्रोड्यूसर थे उनका।
सेकंड की अगर मैं बात करूं, मान लीजिए इसका वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है, मान लीजिए इसका वैल्यू ऑफ आउटपुट 500 है एंड इसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो है वो 100 है, तो इसका कितना आ जाएगा 400। ये क्या है, ये जीवी एट एमपी है, किसका, सेकेंडरी का। और इसी तरीके से अगर मैं सर्विस की बात करूं या थर्ड सेक्टर की बात करूं, मान लो इसका वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है वो 15 है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन इसकी 500 है, तो कितना आ जाएगा इसका, तो इसका आ जाएगा 1000। ये आ जाएगा इसका जीवी है, जीवी एट एमपी सर्विस सेक्टर का। तीनों का निकाल लिया मैंने। अब अगर मुझे जीडीपी निकालना है, जीडीपी एट एमपी, तो मैं तीनों को जोड़ देता हूँ। प्राइमरी का आया है 800, सर्विस का आया है, सेकंड का आया है 400 और सर्विस का आया है 1000। इट मीन्स 2200 रुपये जो है मेरी जीडीपी आ गई। मेरी जीडीपी कितनी आ गई, 2200 रुपये मेरी जीडीपी आ गई। ये क्या शो कर रही है कि इतनी मॉनेटरी वैल्यू की, एक बार और समझा दो सर। इतनी मॉनेटरी वैल्यू की गुड्स और सर्विसेज क्या हो, इतनी मॉनेटरी वैल्यू की गुड्स और सर्विसेज एक इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस हुई है। दोबारा देखिए, मैंने बोला प्राइमरी सेक्टर का वैल्यू ऑफ आउटपुट 1000 है, मैंने मान लिया जितने भी प्रोड्यूसर थे वो 1000 आ रहा है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन इतनी आ रही है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन इतनी आ रही है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस होती है। हाँ जी, ये फॉर्मूला है, पहले इसे माइनस करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला है, पहले ये फॉर्मूला देख लीजिए जीवी एट एमपी का। जीवी एट एमपी का जो फॉर्मूला है ये है आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट कॉस्ट। देख लिया, देख लिया, हाँ सर देख लिया। अच्छा, अब जो है बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे। अब जो है मैंने बोला कि जो प्राइमरी सेक्टर है, जो प्राइमरी सेक्टर है उसका जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो है 1000, इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो है वो है 200, तो 2000 में से 200 गए, कितना आ गया 800। प्राइमरी सेक्टर का जीवी आ गया। सेकंड की अगर मैं बात करूं, इसका था 500 और इंटरमीडिएट थी 100, इसका आ गया 400। सर्विस की अगर मैं बात करूं तो इसका था 1500 और इसके इंटरमीडिएट कंजम्पशन है 500, तो इसका आ गया 1000। मैंने तीनों सेक्टरों का इंडिविजुअली क्या निकाल लिया, तीनों सेक्टरों का इंडिविजुअली जीवी निकाल लिया और मैंने बोला फिर मेरे को जोड़ना है तीनों का, तीनों को जोड़ दिया तो मेरा 2200 आंसर आया। ये 2200 किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ओवरऑल तीनों सेक्टर के अंदर कितने गुड्स और कितनी सर्विसेज जो हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं, ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये यहाँ पे मैंने आपको समझाया, लेकिन यहाँ पे मैंने प्राइमरी, सेकेंडरी और सर्विस तीनों ही सेक्टर का जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है और इंटरमीडिएट कंजम्पशन है वो मैंने यहाँ पे खुद ही ले ली कि इसकी 1000 है, इसकी 200, इसकी 500, इसकी 100, यहाँ पे मैंने खुद ही ले लिया। हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है कि हमको ये सीधा मिलेगा, हमको ये सीधा नहीं मिलेगा, हमें पापड़ बेलने हैं, ठीक है। तो ये अगर सीधा दे रखा है फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो हलवा बना हुआ है, फिर तो खाना ही है। लेकिन हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है कि हमें हलवा बना हुआ मिलेगा, हमें हलवा बनाना है। तो हम 1 बाय 1 सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड हाउ टू कैलकुलेट इंटरमीडिएट कंजम्पशन व्हेन नॉट गिवन। देखिए बेटा, सारा ध्यान यही होना चाहिए, नहीं तो ऊपर से चला जाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। हम बात करने वाले हैं सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट की। वैल्यू ऑफ आउटपुट की हम जो है बात करने वाले हैं कि अगर ये मेरे को गिवन नहीं है तो क्या होगा, कैसे निकलेगा। अगर बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको गिवन नहीं है तो आपको क्या गिवन होगा, आपको जो है 2 चीज़ें गिवन होंगी। क्या, आपको एक तो गिवन होगा सेल्स, और दूसरा जो गिवन होगा वो गिवन होगा
वो गिवन होगा चेंज इन स्टॉक। आपको क्या कर देना है, आपको क्या कर देना है, सेल को और चेंज इन स्टॉक को, इन दोनों को आपको ऐड कर देना है, आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल कर आ जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है, जो ये चेंज इन स्टॉक है, इसको जो है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। और आईसी कैसे निकलेगा? अरे अभी समझो, अरे अभी मुद्दा तो समझो, अभी तो भाई कहानी शुरू हुई है, अभी ये तो कहानी ख़त्म थोड़ी हुई, अभी तो हम वैल्यू ऑफ आउटपुट ही समझ रहे हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि जो चेंज इन स्टॉक है, इसको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। तो जब मेरे को सेल और चेंज इन स्टॉक ये दोनों दे रखे होंगे, मैं दोनों को जोड़ दूंगा तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा। अच्छा ठीक है जी, कोई बात नहीं, लेकिन हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होगी कि मेरे को सेल और चेंज इन स्टॉक कभी कभार होता है गिवन डायरेक्ट, कोई बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभार सिचुएशन थोड़ी और ख़राब हो जाती है, हमें ना तो सेल गिवन होता ना चेंज इन स्टॉक गिवन होता, या चेंज इन स्टॉक होता है तो सेल नहीं होता, या सेल होता है तो चेंज इन स्टॉक नहीं होता। तो फिर कैसे निकालेंगे? अगर सेल गिवन नहीं है, अगर सेल भी गिवन नहीं है तो फिर मैं क्या करूँगा? अगर सेल गिवन नहीं है बेटा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे, अगर सेल गिवन नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, आपके पास दो तरीके के सिनेरियो क्रिएट हो रहे होंगे। कौन कौन से? देखिए, अब सारा ध्यान यहीं रखेंगे। पहला सिनेरियो ये है, यहाँ पे हम लिखते हैं केस 1 और यहाँ पे लिखेंगे केस 2। पहले सिनेरियो के अंदर ये है कि अगर आपको सेल गिवन नहीं है तो आपको दो चीज़ें दे रखी होंगी। क्या? पहला दे रखा होगा प्राइस पर यूनिट, जो भी आप गुड्स बेच रहे हो उसका प्राइस कितना है, और दूसरा आपको दे रखा होगा क्वांटिटी सेल या क्वांटिटी प्रोड्यूस, इस क्वांटिटी सेल दे रखी होगी, कितनी क्वांटिटी आपने बेची। मान लीजिए जैसे कि लाइक मैं पेन बेचता हूँ, ठीक है, 5 रुपये का एक पेन है, तो इसके प्राइस कितने हैं? 5 रुपये। मैंने 100 पेन बेच दिए, 100 क्वांटिटी बेच दी, तो अगर मुझे पता करना है मेरी सेल कितनी है तो मैं क्या करूँगा? 5 इंटू में 100 इज़ इक्वल टू 500, यही तो करूँगा, और क्या करूँगा? 5 रुपये का एक है, 100 बेचे हैं तो कितने पैसे आएंगे? 500 रुपये आएंगे। इट मीन्स जब आपको सेल गिवन नहीं होगी तो एक सिनेरियो ये होगा, आपको बेटा प्राइस दे रखा होगा एक यूनिट का, प्राइस कितने हैं, और क्वांटिटी दे रखी होगी। आपको क्या करना है? आपको जो है प्राइस इंटू क्वांटिटी, इन दोनों को आपको क्या कर देना है? इन दोनों को आपको जो है मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास सेल निकल के आ जाएगी, आपके पास सेल निकल के आ जाएगी बेटा। अच्छा, लेकिन ये सिनेरियो बहुत ही आसान है, केवल प्राइस दे रखा है, क्वांटिटी दे रखी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और कुछ नहीं करना। अब हम समझते हैं बेटा सिनेरियो 2, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे, सारा ध्यान यहीं पे देख लीजिए। सिनेरियो 2 बेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे केस आपको जो क्वेश्चन है वो बेटा यही देखने के लिए मिलेंगे। अब आपको ये वाला डेटा गिवन नहीं है, प्राइस और क्वांटिटी गिवन नहीं होगी, अब आपको कुछ और ही गिवन होगा। क्या? देखिए, आपको क्या गिवन होगा? सेल का मतलब क्या होता है बेटा? सेल का मतलब होता है आप जो गुड्स बना रहे हो उस आपने किस किस को बेचा, उसको सेल कहते हैं। तो सिनेरियो 2 के अंदर आपको दो चीज़ें दे रखी होंगी। क्या? पहला जो है वो तो होता है, पहला जो है इसको कहते हैं डोमेस्टिक सेल, और दूसरा जो होता है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फॉरेन सेल, ठीक है, जिसको हम एक्सपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। एक्सपोर्ट ये तो कहते हैं। डोमेस्टिक सेल का मतलब अपने देश में जो बेचा वो डोमेस्टिक सेल होती है, और एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? दूसरे देशों को जो बेचा उसको ही तो कहते हैं, और क्या कहते हैं। तो जब आपको सेल गिवन नहीं है, जब आपको
सेल गिवन नहीं है तो आपको ये दोनों दे रखे होंगे, क्या, डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट। फॉरेन सेल नहीं लिखा होगा बेटा, एक्सपोर्ट वर्ड लिखा होगा। आप चाहो तो फॉरेन सेल काट के एक्सपोर्ट भी लिख सकते हो, बट मैंने आपको समझाने के लिए सेल कहाँ करते हैं हम, अपने देश में और दूसरे देश में, यही तो करते हैं और कहाँ करते हैं। तो अपने देश में जितना माल बेचा और दूसरे देशों को जितना माल बेचा, मुझे अपनी टोटल सेल निकालनी है तो दोनों को जोड़ूंगा ही तो सही भाई। अपने देश में जितना बेचा, दूसरे देश में जितना बेचा, दोनों को जोड़ दूंगा भाई। 500 का यहाँ बेचा, 300 का यहाँ बेचा, तो 800 रुपये का माल बेच दिया मैंने, दोनों 800 रुपये मेरी सेल हो गई, तो दोनों को जोड़ दूंगा, सेल आ जाएगी। तो अगर आप तो डेटा जब ये वाला गिवन ना हो तो आपको बेटा ये गिवन होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। बट अब ज़रा थोड़ा कान खड़े कर लेंगे। अब वो आपके साथ चालबाजी चलता है, क्या, वो आपको ये दे देगा सेल, ठीक है, सेल दे देगा कि सेल इतनी है, लेकिन सेल के साथ साथ आपको ये भी दे देगा एक्सपोर्ट, ताकि आप क्या कर दो, क्योंकि मैंने आपको बताया एक्सपोर्ट इसका कंपोनेंट है। सेल के दो कंपोनेंट हैं यहाँ पे, डोमेस्टिक और ये, डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट सेल का कंपोनेंट है। वो आपको सेल भी दे देगा, वो आपको एक्सपोर्ट भी दे देगा। तो बच्चे क्या करते हैं, वो एक्सपोर्ट को उसमें जोड़ देते हैं कि भाई दूसरे देशों को बेचा। मैंने आपको ये बोला यहाँ पे केस 2 के अंदर कि अगर आपको सेल निकालनी है, केस 2 के अंदर क्या है, केस 1 में भी सेल निकालनी है, केस 2 में भी सेल निकालनी है। अगर आपको सेल निकालनी है, अगर सेल गिवन नहीं है तो मैंने बोला आपको, अगर सेल निकालनी है और सेल गिवन नहीं है तो डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों को जोड़ दो, सेल आ जाएगी। अब वो क्या करता है, सेल भी दे देगा और एक्सपोर्ट भी दे देगा। तो भाई आपको ये ध्यान रखना है, सेल के ये दो कंपोनेंट हैं, डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट। जब जो चीज़ आपको चाहिए, जो चीज़ आपको चाहिए वो उसने दे तो रखी है, आपको सेल चाहिए ना, दे तो रखी है उसने सेल, वो उसने जानबूझ के आपको, आपका क्वेश्चन गलत हो वो इसलिए दे रखी है उसने, आपको ऐड नहीं करना, वो तो ऑलरेडी उसका कंपोनेंट है ना। एक्सपोर्ट तो सेल का कंपोनेंट होता है, इसके दो कंपोनेंट हैं, एक डोमेस्टिक और एक एक्सपोर्ट, तो वो तो उसका कंपोनेंट है, वो तो ऑलरेडी उसमें जुड़ा हुआ है सेल के अंदर। आप दोबारा जोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर सेल भी गिवन है और इन दोनों कंपोनेंट में से अगर कोई भी कंपोनेंट गिवन है तो कंपोनेंट को नहीं लेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी उसमें जुड़ा हुआ है बेटा। अच्छा जी, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अब क्या होगा बेटा, ये जो डोमेस्टिक सेल होती है, जब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन टफ होता है तो हमारी किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तो ये डोमेस्टिक सेल के अपने कंपोनेंट होते हैं, जिसमें क्या होता है, डोमेस्टिक सेल का मतलब क्या होता है बेटा, अपने देश में किस किस को बेचा, यही तो डोमेस्टिक सेल का मतलब है, अपने देश में किसको बेचा। तो अपने देश के अंदर हम सबसे पहला जो होता है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर। हाँ जी, यहाँ पे होता है बेटा, बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छे। इसको कहते हैं बेटा सेल टू फैमिली, इट मीन्स कंज्यूमर। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कंज्यूमर बेटा, सेल टू फैमिली लिखा हुआ होगा, ठीक है। कंज्यूमरों को बेचते हैं और प्रोड्यूसरों को भी बेचते हैं। इसको लिखते हैं बेटा सेल टू अदर फर्म, इंटरमीडिएटरी। अरे बता रहा हूँ, ये तो समझो बोले, सेल टू अदर फर्म्स। और इसको क्या बोलेंगे, ये प्रोड्यूसर्स हो गए। कंज्यूमरों को बेचते हैं, प्रोड्यूसरों को बेचते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है बेटा, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सेल्फ कंजम्पशन। सेल्फ कंजम्पशन का मतलब क्या होता है बेटा, सेल्फ कंजम्पशन का मतलब होता है खुद ही यूज़ कर लेना। जो हम अकाउंट्स में जिस चीज़ को ड्राइंग कहते हैं, पर्सनल यूज़ कर लेना। मतलब कि लाइक अगर मेरी सब्जी की दुकान है, ठीक है, या मेरी फल फ्रूट्स की शॉप है, मैं खुद ही वहाँ से फल खा रहा हूँ, उठा के खुद ही फल खा रहा हूँ। सेल तो नहीं किया। हाँ तो बेटा आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है, एक प्रोड्यूसर क्या कहते हैं, जितना भी खुद सेल्फ कंज्यूम कर लेता है वो सेल का पार्ट माना जाता है बेटा। अगर वो सेल्फ कंज्यूम नहीं करता तो वो तो बिक जाता ना, वो उसने खुद कंज्यूम कर लिया, जिसकी वजह से वो उसने खुद कंज्यूम कर लिया, जिसकी वजह से वो बिका नहीं बेटा बाहर, वो बिका नहीं बाहर।
तो आपको ये ध्यान रखना है सेल्फ कंजम्पशन सेल का पार्ट माना जाता है। अगर बेटा आपको डोमेस्टिक सेल नहीं दे रखी तो आपको बेटा ये सब दे रखे होंगे, ये सब सेल टू फैमिली, सेल टू अदर फर्म एंड सेल्फ कंजम्पशन, तीनों दे रखी है, तीनों जोड़ देंगे बेटा। दो दे रखे है, दो जोड़ देंगे, एक दे रखा है, एक जोड़ देंगे। जितने गिवन है मैं ये नहीं कह रहा तीनों ही होंगे, जो नहीं है उसको जीरो रख दो, जितने हैं उतने कर दो। तो तीनों को जोड़ देंगे तो बेटा डोमेस्टिक सेल आ जाएगी। अब वो फिर चलता है आपके साथ, वो क्या करेगा, वो आपको ये भी दे देगा डोमेस्टिक सेल, ठीक है, डोमेस्टिक सेल दे देगा और इन तीनों में से कोई सा भी कंपोनेंट दे देगा, सेल्फ कंजम्पशन दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ताकि आप जोड़ दो। क्योंकि मैंने तो आपको ये बताया ना कि डोमेस्टिक सेल के ये 3 कंपोनेंट होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है बेटा, जब आपको जो मुद्दा चाहिए, आपको मुद्दा चाहिए डोमेस्टिक सेल, तो डोमेस्टिक सेल तो आपको दे रखी है ना, और अगर उसमें से कोई भी कंपोनेंट दे रखा है, चाहे सेल टू फैमिली है, सेल टू अदर फर्म है या सेल्फ कंजम्पशन है, तो कंपोनेंट को नहीं लेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। फिर क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे तो बेटा मेरी सेल आ जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका पूरा का पूरा सेल का। अच्छा, सेल कैसे कैसे निकल सकती है, या तो ये वाला सिनेरियो क्रिएट होगा, डेटा के ऊपर डिपेंड करता है क्या गिवन है, प्राइस पर यूनिट या क्वांटिटी दे रखा है, या ये वाला कुछ लफड़ा चल रहा है। अच्छा जी, ये अभी हमने बात करी है बेटा सेल की, हाउ टू फाइंड सेल, सेल कैसे निकलेगी। अब हम बात करते हैं बेटा चेंज इन स्टॉक की या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे हम लिखते हैं पहला, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये इसका फॉर्मूला होता है। आपको दोनों दे रखी होंगी, आपको बस क्या करना है, क्लोजिंग में से ओपनिंग को माइनस कर देना है, आंसर आ जाएगा। दोनों चीज़ें दे रखी होंगी सीधा सीधा, क्लोजिंग भी दे रखा होगा और ओपनिंग भी दे रखा होगा, इसमें कोई वो नहीं है। मान लो ये दे रखा होगा 500, ये दे रखा होगा 200, तो 500 में से 200 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा बेटा। लेकिन अब कभी कभार क्या होता है, आपको वो ये नहीं देगा क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक, वो एक लाइन लिख देगा, क्या ऐसे, वो लिखेगा एक्सिस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, एक्सिस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक, ओवर ओपनिंग स्टॉक, वो ये लाइन लिख देगा। या एक इसकी उल्टी लाइन है, वो लिखेगा एक्सिस ऑफ ओपनिंग स्टॉक, एक्सिस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक, ओवर क्लोजिंग स्टॉक। अब इन दोनों लाइनों का मतलब समझिए बेटा, मान लो वो ऐसे लिख देगा, ये दे रखा है इसकी वैल्यू 500 और ऐसे ये मान लो इसकी वैल्यू दे रखी है 500। इस लाइन का मतलब क्या है, एक्सिस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक, मतलब उसने ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दे रखा, उन्हें ये लाइन लिखी हुई होगी वहाँ पे। तो अगर ये लाइन लिखी हुई है तो इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये है एक्सिस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इस लाइन का मतलब ये है बेटा कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ओपनिंग से ज़्यादा है, ये इसका मतलब है कहने का। और इसका मतलब क्या है, एक्सिस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक, इसका मतलब है ओपनिंग की वैल्यू ज़्यादा है क्लोजिंग से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने इसका फॉर्मूला क्या बताया, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ये इसका फॉर्मूला होता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। अच्छा, मान लो अगर क्लोजिंग 500 है और ओपनिंग 200 है तो आंसर कितना आएगा, 300 प्लस में आएगा आंसर। मतलब जब क्लोजिंग बड़ा होता है और ओपनिंग छोटा होता है तो आंसर पॉजिटिव में आता है। लेकिन अगर बेटा क्लोजिंग 200 होता और ओपनिंग 500 होता तो आंसर कितना आता, तो आंसर बेटा माइनस का 300 आता। कब हुआ ये सिनेरियो, जब क्लोजिंग की वैल्यू छोटी है और ओपनिंग की वैल्यू बड़ी है, तो ये हो रहा है, तो माइनस में आ रहा है आंसर। मतलब ओपनिंग ज़्यादा है और क्लोजिंग कम है तो आंसर माइनस में आता है, और जब क्लोजिंग बड़ा है और ओपनिंग छोटा है तो आंसर पॉजिटिव में आता है। तो यही बातें नीचे हो रही हैं बेटा। यहाँ लिखा हुआ है एक्सिस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग ज़्यादा है ओपनिंग कम है, तब तो पॉजिटिव में ही आएगा, तब तो इसको प्लस में ही लेना है। लेकिन तीसरे केस में देखो, तीसरे में क्या लिखा है,
एक्सिस ऑफ ओपनिंग स्टॉक, मैंने बोला जब ओपनिंग की वैल्यू ज़्यादा होती है और क्लोजिंग की कम होती है तो आंसर बेटा नेगेटिव में आता है। तो वो तो 500 ही लिखेगा, जो भी नंबर है, जो भी लिखा हुआ होगा उन्हें पॉजिटिव की लिख रखी होगी। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, आपको इसको नेगेटिव में लेना है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसका मतलब है ओपनिंग ज़्यादा है क्लोजिंग कम है, ये इसका मतलब है। और जब ऐसा होता है तो बेटा नेगेटिव में आता है आंसर। तो इस तरीके से मैं चेंज इन स्टॉक पे ये 3 तरीके के सिनेरियो क्रिएट हो सकते हैं। यहाँ से चेंज इन मोस्टली यही लगेगा बेटा, ठीक है, मोस्टली पहले ही वाला लगेगा, लेकिन ये भी आता है एग्जाम के अंदर। तो यहाँ से मैं चेंज इन स्टॉक निकाल लूँगा, यहाँ से सेल निकलेगी, यहाँ से चेंज इन स्टॉक निकलेगा, दोनों को जोड़ दूंगा। अभी मेरा बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट आया है, तो मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट आएगा। तो पहले तो ये बता दीजिए कि अभी आपने वैल्यू ऑफ आउटपुट सीखा है, ये सीखा है अभी आपने, अभी इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं सीखा। इतनी बात समझ में आ रही है या ऊपर से जा रही है? पहले तो ये दीजिए, अमिता और रुद्र बताइए ये बात समझ में आ रही है या नहीं? यस सर। अब आ रही है आवाज़, ठीक है। हेलो सर। हाँ जी, समझ में आ रहा है ये? आ रही है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सर एक डाउट है। हाँ जी बताइए। सर अगर मैं डोमेस्टिक और फॉरेन में से कुछ नहीं दिया होगा और सेल भी नहीं दिया और डोमेस्टिक भी नहीं दिया, ओनली फॉरेन दिया हो, तो फिर कैसे निकालेंगे? अगर आप कह रहे हैं, एक मिनट, अगर डोमेस्टिक ना दे रखा हो, डोमेस्टिक या फॉरेन इन दोनों में से कोई भी ना दे रखा, कोई एक दे रखा हो और सेल हाँ। भी नहीं दे रखा हो, तो फिर कैसे निकालेंगे? हाँ तो ठीक है। अरे अरे तो बेटा मैंने बोला ना कि हाँ, अच्छा देखो इसका भी बहुत सही क्वेश्चन है। ये कह रही है नहीं, हाँ तो उसको जीरो पुट कर लेंगे, नहीं गिवन है तो वो तो मेरी गलती थोड़ी है। मान लो आपको केवल एक्सपोर्ट दे रखा है, ठीक है, आपको केवल एक्सपोर्ट दे रखा है और ये नहीं दे रखा डोमेस्टिक सेल, तो जो एक्सपोर्ट है वही सारी सेल हो जाएगी कि दूसरे देशों को बेचा है आपने। और अगर केवल डोमेस्टिक दे रखा है, एक्सपोर्ट नहीं दे रखा, तो फिर डोमेस्टिक को मान लेंगे सारा का सारा। तो वो मैं पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से चेक कर लेंगे कि गिवन है या नहीं है। उसके बाद जो है अगर नहीं है गिवन, सब कुछ चेक करने के बाद, तो जो है जीरो पुट कर देंगे। रुद्र इतनी बात समझ में आ रही है? ये देखो इसको दोबारा से समझेंगे। मैंने आपको ये बोला, आपको जो है चेंज इन स्टॉक निकालना है क्वेश्चन के अंदर। कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? क्लोजिंग में से, क्लोजिंग स्टॉक में से माइनस कर देंगे ओपनिंग को, ठीक है। अच्छा अब ज़रा दो चीज़ें समझिए। ये इसका फॉर्मूला है, क्लोजिंग में से ओपनिंग को जब माइनस करेंगे तो होगा। तो यहाँ 2 तरीके के सिनेरियो क्रिएट हो सकते हैं। क्या? मान लो क्लोजिंग है 500 और ओपनिंग है 200, ठीक है। मतलब कि नहीं, पहले हम यहाँ पे लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखते हैं बेटा कि क्लोजिंग की वैल्यू जो है, क्लोजिंग बड़ा है ओपनिंग से, ये पहला सिनेरियो है, ठीक है। और दूसरे में लिखते हैं क्लोजिंग जो है वो छोटा है ओपनिंग से, ये दूसरा सिनेरियो है। मतलब कि मान लो क्लोजिंग स्टॉक है 500 और ओपनिंग स्टॉक जो है वो है 200, तो क्लोजिंग बड़ा हो गया है ना। तो अब मैं अगर यहाँ से निकालूँ तो 500 माइनस 200 ये कितना आएगा? 300। मतलब आंसर प्लस में आता है। कब आता है प्लस में? व्हेन क्लोजिंग स्टॉक इज़ ग्रेटर देन ओपनिंग स्टॉक। और अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, क्लोजिंग स्टॉक है 200 और ओपनिंग स्टॉक है 500, और अब मैं करूँ तो अब आएगा मेरा 200 माइनस 500, अब आएगा माइनस का 300। अब आंसर नेगेटिव में आ रहा है। तो इसी चीज़ को जब क्लोजिंग की वैल्यू ज़्यादा होती है, इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? इसी चीज़ को हम कहते हैं बेटा एक्सिस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, एक्सिस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक, इसी चीज़ को ये कहते हैं। और इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? इसी चीज़ को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक, इसको ये कहते हैं। अब आई बात, तो आपको ये ध्यान रखना है जब भी ये लिखा हो, भले ही उसने फिगर पॉजिटिव में दे रखी हो, आपको नेगेटिव में लेनी है, ये आपको ध्यान रखना है। तरफ से माइनस लगा दो।
हाँ, वो तो पॉजिटिव में ही देगा, वो तो पॉजिटिव में ही देगा ये यहाँ पे भी। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, इसका मतलब ये होता है कि भाई ओपनिंग की वैल्यू ज़्यादा है और क्लोजिंग की वैल्यू कम है। तो जब क्लोजिंग की वैल्यू कम होती है और ओपनिंग की वैल्यू ज़्यादा होती है, तो ऐसे में आंसर जो है वो नेगेटिव में आता है। ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से हम वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल लेंगे। अभी हमने बेटा केवल वैल्यू ऑफ आउटपुट सीखा है। अच्छा, अब हम बात करने जा रहे हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन की। देखिए, इंटरमीडिएट कंजम्पशन कह लीजिए या बेटा इंटरमीडिएट कॉस्ट कह लीजिए, एक ही चीज़ होती है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट कॉस्ट दोनों एक ही चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है क्या, किस चीज़ को इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोलेंगे। मैं पहले यहाँ मीनिंग लिख देता हूँ कि हर वो चीज़ जो कि प्रोडक्शन के प्रोसेस में एज आ रॉ मटेरियल यूज़ होगी, वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहलाएगी। क्या बोला मैंने, कोई भी चीज़ जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होगी, वो बेटा इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहलाती है। अब ज़रा ध्यान से समझेंगे। इनपुट जो होते हैं ना, एक वर्ड होता है इनपुट, एक वर्ड होता है आउटपुट। इनपुट को क्या कहते हैं, इनपुट होते हैं जिसकी मदद से हम आउटपुट जनरेट करते हैं। जो हमारे पास फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज निकल के होते हैं वो हमारा आउटपुट होता है। और इनपुट जिसकी मदद से हम करते हैं, दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं फैक्टर इनपुट और दूसरे जो होते हैं ये होते हैं नॉन फैक्टर इनपुट। फैक्टर इनपुट के अंदर क्या आता है, इसको बेटा हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं, जिसके अंदर हम लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये जो आता है इसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर इनपुट एक ही चीज़ें होती है ये सारी। इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर आता है रॉ मटेरियल। इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर आता है रॉ मटेरियल। तो मैंने क्या बोला, इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है, जो रॉ मटेरियल यूज़ हो रही है। तो भाई मैं ये तो रॉ मटेरियल नहीं है, तो आपको ये ध्यान रखना है ये बेटा इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं है। मैं यहाँ लिख देता हूँ नॉट इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं है, ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन है जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होगी। तो जो रॉ मटेरियल है, ये जो रॉ मटेरियल है ये हम कहाँ से ख़रीद सकते हैं। ये जो रॉ मटेरियल है ये हम कहाँ से ख़रीद सकते हैं। भाई सिंपल सी बात है, इसमें भी वही केस है, या तो डोमेस्टिक से बाय कर सकते हैं अपने देश के अंदर से, या तो डोमेस्टिक से बाय कर सकते हैं या दूसरे देशों से कर सकते हैं, जिसको हम फॉरेन से बाय कर सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम इंपोर्ट कहते हैं। तो अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपको गिवन नहीं है तो आपको ये दोनों दे रखे होंगे, डोमेस्टिक बाय अपने देश के अंदर से ख़रीदा और दूसरे देशों से कितना ख़रीदा, दोनों को जोड़ देंगे आ जाएगा आईसी। लेकिन वो अब आपके साथ चाल चलता है, वो आपको ये भी दे देगा और ये भी दे देगा, इंपोर्ट भी। तो आपको ये ध्यान रखना है भाई, जो चीज़ आपको चाहिए जब आपके पास वो है, आपको आईसी चाहिए, आपके पास है आईसी, उनने आपको जानबूझ के इंपोर्ट दे रखा है ताकि आप उसमें जोड़ दो। तो आपको ये ध्यान रखना है कंपोनेंट को नहीं लेते, वही रूल एप्लीकेबल होगा जो ऊपर हो रहा है। और डोमेस्टिक बाय का मतलब अपने देश के अंदर से कहाँ से ख़रीदा, तो एक फर्म किससे खरीदेगी, परचेज फ्रॉम अनदर फर्म, यहीं से तो खरीदेगी। और कहाँ से खरीदेगी, परचेज फ्रॉम, इंपोर्ट प्लस नहीं करेंगे, एक मिनट, परचेज आईसी दिया हुआ होगा तो बेटा इसके दो कंपोनेंट हैं आईसी के। मैंने बोला अगर आईसी गिवन नहीं है तो ये दोनों गिवन होगा, आपको दोनों को जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा। लेकिन मैंने बोला जब आपको आईसी भी दे रखा हो और इंपोर्ट भी दे रखा हो तो इसके ये दो कंपोनेंट है ना, तो जब आपको जो मुद्दा चाहिए वो दे रखा है तो फिर इंपोर्ट को क्यों जोड़ोगे,
जो भी ऊपर बात चल रही है, जो यहाँ पे सिखाया वो यहाँ पे, अगर आपको डोमेस्टिक सेल दे रखी है और आपको सेल्फ कंजम्पशन भी दे दे तो आप सेल्फ कंजम्पशन को क्यों जोड़ोगे? नहीं जोड़ोगे ना। तो बिल्कुल वो ये सिनेरियो यहाँ पे है। जब आपको आईसी चाहिए और आपको दे रखा है और ये भी दे रखा है तो क्यों जोड़ोगे उसको, जब आपको जो चाहिए वो दे रखा है। तो इस तरीके से आप आईसी निकाल सकते हैं, या तो डायरेक्ट गिवन होता है या आपको जो है इस तरीके से फाइंड आउट करने के लिए आ सकता है। अब हम प्रॉपर रेडी हैं क्वेश्चन को करने के लिए। पहले बता दीजिए कि ये बात समझ में, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है? तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे कि क्वेश्चन के अंदर क्या क्या निकालना है। क्वेश्चन के अंदर आपसे बोला गया है कि भाई एक इकोनॉमी है, ठीक है, और उस इकोनॉमी के अंदर केवल 2 ही फर्म्स हैं। एक है फर्म ए और एक है फर्म बी। 2 ही हैं पूरी इकोनॉमी के अंदर, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, सर्विस, हर सेक्टर की मिला के, तीनों सेक्टरों की मिला के उस इकोनॉमी के अंदर केवल दो ही फर्म हैं। मतलब कि अब भाई जब वो 2 ही फर्म हैं पूरी की पूरी इकोनॉमी के अंदर, तो सिंपल सी बात है वही जो प्रोडक्शन करेंगी, वो जो दोनों फर्म प्रोडक्शन करेंगी वही जो है उस इकोनॉमी की जीडीपी होगी, क्योंकि जब 2 ही फर्म है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक इकोनॉमी है, ठीक है, एक इकोनॉमी है जिसके अंदर केवल 2 फर्म हैं। एक है फर्म ए और दूसरी जो है वो है फर्म बी, ठीक है। एक है फर्म ए और एक है फर्म बी। मुझे क्या और कुछ डेटा दे रखा है, मुझे 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। क्या? फर्म ए ने कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करें, मतलब कि इसका जीवी एट एमपी फाइंड आउट करना है, ये मुझे बताना है क्वेश्चन के अंदर। और फर्म बी ने कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे हैं, इसका मेरे को जीवी एट एमपी बताना है। क्यों मेरे को क्यों जीवी एट एमपी निकालना है? क्योंकि मैंने आपको बोला कि भाई ये पर्टिकुलर उस पर लगता है, पर्टिकुलर फर्म या पर्टिकुलर इंडस्ट्री पे लगता है कि भाई एक प्रोड्यूसर कितनी प्रोडक्शन कर रहा है, वो जीवी एट एमपी बताता है। तो वो कह रहा है कि इकोनॉमी के अंदर केवल 2 ही फर्में हैं, एक है फर्म ए, एक है फर्म बी। चाहे अभी किसी भी सेक्टर की हो सकती है, वो यहाँ मेंशन नहीं है, वो किसी भी सेक्टर की हो सकती है, वो यहाँ मेंशन नहीं है, मेरे लिए मैटर नहीं करता। 2 है, दोनों का जीवीए निकालूंगा और सिंपल सी बात है, इन दोनों का जो जीवीए होगा वही क्या होगा, वही जीडीपी एट एमपी होगा, क्योंकि जीडीपी एट एमपी सम होता है सभी फर्मों का जो भी जीवीए आया है हर सेक्टर का, उसको जोड़ के। तो 2 ही है तो इनको जोड़ दूंगा, यही जीडीपी हो जाएगा। डेटा क्या गिवन है, पहले ज़रा आप ये समझिए। डेटा एक तो आपको ये निकालना है इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर, एक तो ये निकालना है और दूसरा आपको निकालना है जीडीपी एट एफसी, दूसरा आपको ये निकालना है। 2 चीज़ें निकालनी है आपको क्वेश्चन के अंदर। आपको जो डेटा गिवन है, सबसे पहला लिखा हुआ है इसको कहेंगे सेल ऑफ फर्म ए की सेल दे रखी है कितनी, 100। दूसरा क्या दे रखा है, दूसरा दे रखा है यहाँ पे हम लिख देते हैं फर्म ए परचेज रॉ मटेरियल फ्रॉम फर्म बी। ये यहाँ पे दे रखा है, कितना दे रखा है, ये दे रखा है 40। तीसरा क्या दे रखा है, तीसरा दे रखा है फर्म बी परचेज रॉ मटेरियल फ्रॉम फर्म ए। ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 60। फिर क्या दे रखा है, फिर दे रखा है सेल ऑफ, इसको चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप ये लिख लो, इसको सेल से लिख लो, पूरा सेल मत लिखो, सेल से लिख लो इसको आप, ठीक है। इसको लिख लो सेल्स ऑफ फर्म बी। ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 200। अच्छा,
और क्या दे रखा है, और दे रखा है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए कितना, ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है 20 एंड ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है, नहीं ओपनिंग जो दे रखा है ये दे रखा है 25 और क्लोजिंग कितना दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 20। इसी तरीके से ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी का ओपनिंग कितना दे रखा है, ये दे रखा है 45 और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 35 और लास्ट दे रखा है आपको NIT ऑफ बोथ फर्म, दोनों फर्मों का NIT, दोनों फर्मों का कितना दे रखा है 30। ये मेरा क्वेश्चन है और मेरे को क्या निकालना है, GVA एट MP ये निकालना है दोनों फर्मों का और GDP एट FC निकालना है, ठीक है। तो देखेंगे बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सॉल्यूशन इसका। हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं फर्म ए की। मुझे फर्म ए ने कितने गुड्स प्रोड्यूस करे हैं ये निकालना है। तो इसके लिए मुझे क्या निकालना है, GVA एट MP। हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है जी। अच्छा जी, ना तो मेरे को वैल्यू ऑफ आउटपुट दिख रहा है इस पूरे क्वेश्चन के अंदर और ना ही मुझे इस पूरे क्वेश्चन के अंदर इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिख रहा। दोनों में से कोई भी चीज़ मेरे को सीधी नहीं दे रखी। तो अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं। व्हेन वैल्यू ऑफ आउटपुट इज़ नॉट गिवन, आपको क्या दे रखा होगा, आपको दे रखा होगा सेल और आपको दे रखा होगा चेंज इन स्टॉक। ये दोनों देखता हूँ क्या मेरे को ये दोनों गिवन है या नहीं है, क्योंकि आंसर आ जाएगा। फर्म देखता हूँ क्या फर्म ए की सेल दे रखी है, मैंने क्वेश्चन में देखा क्या मेरे, हाँ तो मेरे को सबसे पहले यही दे रखी है, सेल ऑफ फर्म ए 100 दे रखी है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 100 प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक मैंने आपको क्या बताया था, क्लोजिंग और ओपनिंग। तो ये भी दे रखा है यार, ये रहा, तो ये भी कर देते हैं। 500 नहीं ये है क्लोजिंग स्टॉक है 20, ओपनिंग स्टॉक है 25, ठीक है। तो क्या करूँगा मैं यहाँ कर देता हूँ 20 माइनस 25, ये कर देते हैं। तो कितना, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करना है ना, क्लोजिंग में से ओपनिंग को माइनस करना है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 प्लस 20 माइनस का 5 एंड इट विल बी 100 माइनस 5, ये हो जाएगा 95। क्या है ये वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया मेरा, ठीक है जी। अब आ जाते हैं इधर की बात जरा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मैंने बोला जब इंटरमीडिएट कंजम्पशन जब आपको गिवन ना हो तो आपको क्या दे रखा होगा, आपको दे रखा होगा डोमेस्टिक। अभी तो गिवन नहीं है ना मेरे को, पहले दिमाग लगा, चलो देखते हैं। आपको दे रखा होगा डोमेस्टिक बाय प्लस इंपोर्ट, ये दोनों दे रखे होंगे। तो मुझे देखना है दोनों का। डोमेस्टिक बाय मैंने आपको क्या बताया था, परचेज फ्रॉम अनदर फर्म, इसको कहते हैं डोमेस्टिक बाय। अपने देश के अंदर किससे खरीदोगे, दूसरी फर्म से ही तो खरीदोगे, और किससे खरीदोगे, और इंपोर्ट दूसरे देशों से खरीदोगे। अभी हम फर्म ए की बात कर रहे हैं, तो आपको यहाँ वो कंपोनेंट देखना है, फर्म ए ने फर्म बी से कुछ खरीदा है, कहीं दे रखा है ऐसा कुछ, तो मैं तो ये दे रखा, ये रहा। फर्म ए परचेज रॉ मटेरियल फ्रॉम फर्म बी 40, ये मेरे को दे रखा है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 40। और प्लस इंपोर्ट देखता हूँ, इंपोर्ट फर्म ए ने कहीं इंपोर्ट तो नहीं करा, इंपोर्ट तो नहीं है, इंपोर्ट 0। तो व्हाट इज़ इंटरमीडिएट कंजम्पशन 40। मैंने वैल्यू ऑफ आउटपुट भी निकाल लिया, मैंने इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी निकाल लिया। अब इसको अच्छे से सही से लिख देता हूँ, प्रॉपर सीक्वेंस से कैसे लिखेंगे। इट विल बी 95 माइनस 40 एंड 55, ये हो जाएगा मेरा
ये हो जाएगा मेरा क्या 55 होगा, हाँ 55 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा फर्म ए का जीवीए एट एमपी, जीवीए एट एमपी हो जाएगा फर्म ए का। सिमिलर स्टेप फर्म बी के लिए फॉलो करेंगे। अब हम बात करते हैं फर्म बी की। अब फर्म बी की बात करते हैं। फर्म बी का भी जीवीए एट एमपी निकालना है, जीवीए एट एमपी फाइंड आउट करना है। हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। अब बेटा मैं बार बार डीप से पूरा ऐसा नहीं लिखूंगा, आप दिमाग लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, जब नहीं गिवन होता तो क्या करेंगे, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक ये कर देते हैं, और माइनस आईसी। और जब सेल भी गिवन नहीं होता, सेल कैसे निकलेगी, पहले मैं देखता हूँ क्या फर्म बी की बात चल रही है, क्या मेरे को डेटा के अंदर फर्म बी की सेल दे रखी है। तो यार मैंने देखा यार फर्म बी की सेल तो ये दे रखी 200, ये तो मज़ा आ गया, मेरे सीधा दे रखा है, ये रहा 200, यहाँ 200 पुट कर देता हूँ, प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक फर्म बी का, तो ये रहा डेटा मेरे पास, ये रहा, ओपनिंग भी है क्लोजिंग भी है, तो 35 में से 45 को माइनस कर देता हूँ, ये भी आ जाएगा मेरा 35 माइनस 45, तो ये मेरा पूरा मामला बन गया। माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, व्हाट इज़ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, गिवन तो नहीं है, तो आपको डोमेस्टिक बाय और इंपोर्ट देखना पड़ेगा। इंपोर्ट तो ऐसा कोई है नहीं। ये देखिए फर्म बी ने फर्म ए से कुछ ख़रीदा है, ये दे रखा 60, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे 60, और इंपोर्ट है नहीं तो उसको 0 लिख देता हूँ। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा बेटा 200 माइनस 10 माइनस 60, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 190 माइनस 60, इट विल बी 130। क्या आएगा ये फर्म बी का जीवीए एट एमपी आ जाएगा बेटा। तो मेरा जो पहला पार्ट है, पहला पार्ट क्या था, पहला पार्ट जो था वो था फर्म ए और फर्म बी दोनों का जीवीए एट एमपी निकालना था, ठीक है, वो मैंने कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, अगर मैं यहाँ से जीडीपी एट एमपी निकालना चाहूँ तो क्या होगा बेटा, दोनों फर्मों ने, एक इकोनॉमी के अंदर उसने बोला 2 ही फर्म है भाई, एक ए है एक बी है, तो सिंपल सी बात है, उसने 55 रुपये के गुड्स बनाए हैं, करोड़ों की बात चल रही है वैसे तो, बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ए फर्म ने 55 करोड़ के गुड्स बनाए हैं, बी फर्म ने 130 करोड़ के गुड्स बनाए हैं, दोनों को जोड़ देता हूँ तो वही तो मेरी जीडीपी होगी, क्योंकि तीनों सेक्टर की मिला के दो ही फर्में हैं। तो अगर मेरी जीडीपी कितनी आएगी, 55 प्लस 130, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा आपका 185, ये मेरी जीडीपी आ जाएगी ओवरऑल इकोनॉमी की, कि इतने रुपए के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं इकोनॉमी के अंदर। ये मेरा पहला पार्ट है, उसने ये बोला नहीं है निकालने के लिए, लेकिन मुझे जो दूसरे पार्ट में निकालना है इसके लिए मुझे को ज़रूरत पड़ेगी। एक बारी बेटा आपके पास ये आ गया जीडीपी एट एमपी, एक बारी ये आ गया आपके पास, ये आपका टूल है, ये आपका हथियार है। एक बारी आपके पास ये आ जाए, उसने उस 8 वर्ड में से कुछ भी बोला है आपको निकालने के लिए, कुछ भी आप 1 सेकंड में निकाल सकते हो, 1 सेकंड में, लेकिन आपके पास जीडीपी एट एमपी होना चाहिए। और जीडीपी एट एमपी कैसे निकलेगा, जीवीए जोड़ने पड़ेंगे सबके, ठीक है, ऐसे निकलेगा। तो मेरे पास जीडीपी आ गया, उसके बाद उसने कुछ भी बोला हो, चाहे नेशनल इनकम बोली हो, जीडीपी, जीएनपी, फलाना ढिमकाना, एमपी, एफसी, जो भी बोला हो सब निकल जाएगा। अब कैसे निकलेगा देखिए, उसने बोला भाई जीडीपी एट एफसी निकाल दे, ये बोला उसने सेकंड वाले पार्ट में, जीडीपी एट एफसी निकाल भाई। तो बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सीखेंगे। अब हमें सीखनी है कन्वर्जन किस तरीके से करते हैं। देखिए बेटा, कन्वर्जन करते हैं इस तरीके से, जो भी मुझे निकालना होता है उसको लिखते हैं लेफ़्ट साइड। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है जीडीपी एट एफसी,
बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुन लेंगे, सारा ध्यान यही होना चाहिए। ये कन्वर्जन जब तक नहीं आएगी आगे कुछ भी नहीं आने वाला। लेफ्ट साइड क्या लिखते हैं, जो मुझे चाहिए, और राइट साइड क्या लिखते हैं, जिसकी हेल्प से मैं निकालने वाला हूँ, जो मेरे पास टूल है, जो मेरे पास हथियार है, या जो चीज़ मुझे क्वेश्चन में गिवन है। तो मेरे को क्वेश्चन में तो कुछ गिवन नहीं था, मैंने अपना हथियार खुद बनाया है। क्या? जीडीपी एट एमपी। इसकी मदद से मैं ये निकालने वाला हूँ। ठीक है जी। अब कैसे निकालते हैं वो समझिए। पहले क्या करते हैं, पहले एक इसको लेते हैं और एक इसको लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है बेटा, लेफ्ट मैंने यहाँ लिख देता हूँ, ये मुझे फाइंड करना है, लेफ्ट साइड वाला मुझे फाइंड करना, राइट साइड वाला है मेरे पास। जी का मतलब क्या होता है, ग्रॉस। मेरे को ग्रॉस चाहिए। ठीक है, और हमारे पास क्या है, हमारे पास भी ग्रॉस है। भाई मेरे पास जो चीज़ है वो ग्रॉस पे है या नेट पे है, या तो ग्रॉस पे होगी या नेट पे होगी। अभी तो मेरे पास जो चीज़ है वो भी ग्रॉस पे और मेरे को चाहिए भी ग्रॉस पे, तो बहुत अच्छी बात है, ये तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। अगर नेट पर होती तो मैं डेप्रीसिएशन का यूज़ करता और उससे मैं कन्वर्ट कर लेता, लेकिन अभी कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मुझे चाहिए मेरे पास वही है। मेरे को ग्रॉस पे चाहिए और मेरे पास ग्रॉस पर ही है, तो ठीक है सब कुछ। जब ठीक होता है तो कुछ नहीं करते, पहले एक लेते हैं सिर्फ, फिर लेते हैं दो, ये दोनों। डीपी, मुझे डोमेस्टिक प्रोडक्ट चाहिए। डीपी का मतलब व्हाट्सएप वाली डीपी नहीं है, डीपी का मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मुझे डोमेस्टिक प्रोडक्ट चाहिए, और आपके पास क्या है, आपके पास जो है, आपके पास भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, तो बहुत अच्छी बात है, कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे एनपी हो सकता था, जहाँ यहाँ डीपी है या एनपी हो सकता था, अगर होता तो मैं फॉर्मूला लगा देता। अच्छा अभी तो ठीक है, जब ठीक होता है तो कुछ नहीं करते, जो मुझे चाहिए वही मेरे पास है। अब फिर करते हैं लास्ट का कंपेयर। फिर ये दोनों, मुझे एफसी चाहिए, मुझे फैक्टर कॉस्ट पे चाहिए, लेकिन मेरे पास मार्केट प्राइस पे है। तो आपको मैंने एक सूत्र बताया था, एक तो होता है एमपी का, एमपी इज इक्वल टू एफ सी प्लस एन आई टी, ये एक फॉर्मूला बताया था। ठीक है, और दूसरा मैंने आपको बताया था एफ सी इज इक्वल टू एम पी माइनस एन आई टी, एक ये बताया था, और एक बताया था एन आई टी इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ये मैंने आपको बताया था फॉर्मूला। ठीक है जी। तो बेटा आपको ये चाहिए, ये सेकंड एफ, लेफ्ट साइड मतलब लेफ्ट साइड आपको जो चाहिए, आपको फैक्टर कॉस्ट चाहिए ना, इक्वल टू के जो लेफ्ट साइड है वो आपको चाहिए, फैक्टर कॉस्ट चाहिए, और एमपी आपके पास है। तो मुझे क्या करना है, मुझे एनआईटी को माइनस करना है। मुझे एनआईटी को क्या करना है, मुझे एनआईटी को माइनस करना है, क्योंकि मेरा फॉर्मूला कह रहा है। ठीक है जी, कर देंगे। अब क्या करेंगे बेटा, अब जो है इसको अभी मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ, जीडीपी एट एमपी माइनस एनआईटी का फॉर्मूला क्या होता है, एनआईटी का फॉर्मूला जो होता है ये होता है चलो अब इसको ऐसे ही रहने देते हैं, अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि मेरे को सीधा ही गिवन है। ये मैंने निकाल रखा है बेटा, कितना आया था ये 185 माइनस एनआईटी, मेरे को क्वेश्चन में सीधा गिवन है बेटा। क्वेश्चन पे आते हैं, ये रहा एनआईटी ऑफ बोथ द फर्म, कितना दे रखा है 30, इसको यहाँ पुट कर देता हूँ 30 को, ये यहाँ पे ये एनआईटी पुट कर दिया। अगर मैं वो जो लिख रहा था इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी, अगर ऐसा कुछ गिवन होता तो करते, अगर मेरे को भी तो सीधे ही गिवन है तो लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं, सीधा गिवन है। अब इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 155, ये हो जाएगा आपका आंसर। ये क्या हो जाएगा, ये आ गया मेरे पास जीडीपी एट एमपी, जो भी उसने फाइंड आउट करने के लिए बोला था, ये हो गया हमारा दूसरे वाला पार्ट। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं बेटा। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो चुका है। मैं आपको थोड़ी 2-3 कन्वर्जन और सिखाता हूँ, थोड़ी टफ, ज़रा ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे ये पूरा एक कंप्लीट क्वेश्चन हो चुका है, बट कुछ कन्वर्जन सीखेंगे पहले कि कैसी कैसी कन्वर्जन आती है। थोड़ी 3-4 ही हैं, ज़्यादा नहीं, सेम ही, वो जो बस फॉर्मूला है उसको यूज़ करना है। मान लीजिए आपको क्या निकालना है, आपको नेशनल इनकम निकालनी है, आपको एनएनपी एट एफसी निकालना है, यही नेशनल इनकम होती है, और आपके पास जीडीपी एट एमपी है,
अब देखिए बेटा इसकी कन्वर्जन कैसे होगी, ये सबसे टफ कन्वर्जन है और यही है लास्ट। देखिए ये बेटा मुझे फाइंड करना है, ठीक है, और ये आपके पास है। इसकी मदद से पहले एक लेते हैं, ठीक है, और इसका भी एक ले लेंगे। n का मतलब क्या है, मुझे नेट चाहिए, n का मतलब नेट, और g का मतलब क्या है, ग्रॉस। मुझे नेट चाहिए लेकिन मेरे पास ग्रॉस है, तो दो सूत्र बताए थे, ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप एंड नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप, ये बताया था, है ना। तो मुझे नेट चाहिए और मेरे पास ग्रॉस है, लेफ्ट साइड मतलब वो मुझे चाहिए, तो मुझे क्या करना है, मुझे डेप्रिसिएशन माइनस करना है, माइनस डेप्रिसिएशन, तो ये बराबर हो गए। अब मैं वो आ गया नेट पे जो मुझे चाहिए था। भाई मुझे नेट पे चाहिए था और मेरे पास ग्रॉस पे थी वो चीज़, तो मुझे उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रॉस में डेप इंक्लूड होता है और नेट में डेप इंक्लूड नहीं होता। तो मैंने डेप्रिसिएशन हटा दिया उसमें से, तो मेरे को जो चीज़ चाहिए थी मैं उसके एक स्टेप पे आ गया। मुझे एनपी पे चाहिए नेशनल प्रोडक्ट, मुझे एनपी चाहिए लेकिन मेरे पास तो डीपी है। अब दूसरा फॉर्मूला समझिए, एनपी का फॉर्मूला होता है डीपी प्लस एनएफआईए, ये मैंने एक फॉर्मूला बताया था। तो मुझे एनपी चाहिए, मेरे पास डीपी है, मुझे एनपी चाहिए और मेरे पास डीपी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एनएफआईए जोड़ना पड़ेगा, तो प्लस एनएफआईए जोड़ देता हूँ, तो मेरा यहाँ तक भी हो गया। अब मुझे एफसी चाहिए और मेरे पास एमपी है, तो फिर वही ऊपर वाला ये भी लगाया, मुझे एफसी चाहिए और मेरे पास एमपी है, तो एनआईटी क्या करना पड़ेगा, एनआईटी माइनस करना पड़ेगा, माइनस एनआईटी। ये हो गई बेटा कन्वर्जन। इस तरीके से कोई भी कन्वर्जन कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी फॉर्मूले थे वो मैंने सब लगा दिए। इस तरीके से बेटा कोई भी कन्वर्जन होती है। इतनी बात समझ में आ रही है या ऊपर से जा रही है दोनों के, ये बता दीजिए। सर ऊपर से जा रही है सर। एनएनपी एट एफसी और रुद्र समझ में आ रहा है आपके कुछ, या ऊपर से जा रहा है? ठीक है ठीक है। एक चलो मैं 3-4 कन्वर्जन कराता हूँ तो आपको समझ में आएगा। आपको चाहिए जीएनपी एट एमपी और आपके पास क्या है, आपके पास है एनडीपी एट एफसी। अब समझिए दोबारा से, मुझे ग्रॉस चाहिए, लेफ्ट साइड मतलब वो चीज़ मुझे चाहिए, मुझे ग्रॉस चाहिए और मेरे पास नेट है। राइट साइड मतलब बेटा ये हमारे पास है और वो लेफ्ट साइड मतलब वो मुझे फाइंड करनी है। तो मुझे ग्रॉस चाहिए और मेरे पास नेट है, तो बेटा नेट का मतलब क्या, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस है और मेरे को तो ग्रॉस पे चाहिए। तो ग्रॉस का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस का फॉर्मूला होता है नेट प्लस डेप। केवल वो 10 फॉर्मूले लगाऊंगा, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा नहीं लगाऊंगा, तो वो 10 गोल के पी जाइए। ग्रॉस मुझे चाहिए, नेट मेरे पास है, तो मुझे बेटा डेप्रिसिएशन जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, नेट में डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता। मुझे एनपी चाहिए, मेरे पास डीपी है, मुझे एनपी चाहिए और मेरे पास डीपी है, तो मुझे एनएफआईए क्या करना है, जोड़ना पड़ेगा, एनएफआईए जोड़ना पड़ेगा। मुझे एमपी चाहिए लेकिन मेरे पास एफसी है, तो क्या करना पड़ेगा, देखिए मुझे एमपी चाहिए, मेरे पास एफसी है, तो एनआईटी क्या करना पड़ेगा, एनआईटी जोड़ना पड़ेगा, प्लस एनआईटी। ये हो गया ऐसे। और समझिए, मान लीजिए यहाँ पे हम लिखते हैं एनडीपी एट एफसी और आपके पास जो है एनएनपी एट एमपी, ये है। इसको समझिए, मुझे नेट चाहिए, मेरे पास नेट है, तो बढ़िया है, फिर तो जो मुझे चाहिए वही है, फिर नहीं करेंगे कुछ। मैंने बोला जो जो चाहिए, जब आपके पास है फिर कुछ नहीं करते, फिर तो ठीक है। मुझे डीपी चाहिए, मेरे पास एनपी है, तो ये तो गलत है, सही करना पड़ेगा। क्या भाई, एनपी का फॉर्मूला डीपी प्लस एनएफआईए होता है, तो डीपी का फॉर्मूला एनपी माइनस एनएफआईए होगा।
तो इसको देखेंगे ज़रा। मुझे NFIA माइनस करना है क्योंकि मेरे को DP चाहिए, मेरे पास NP है, तो NFIA माइनस करना पड़ेगा। मुझे FC चाहिए, मेरे पास NP है, तो ये तो गलत है। फिर इसको सही करना पड़ेगा। मुझे FC चाहिए, NP है, तो NIT क्या करना है, NIT माइनस करना पड़ेगा, माइनस NIT। इस तरीके से हम जो है कन्वर्ज़न करते हैं। अभी आगे क्वेश्चन करते रहेंगे तो आपको आता रहेगा। एक और क्वेश्चन देखिए बेटा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक इकोनॉमी है, अगेन क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, लेकिन ये थोड़ा सा टफ है उससे। एक इकोनॉमी है और उस इकोनॉमी के अंदर 2 फर्म्स हैं, एक है फर्म A और एक है फर्म B। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है फर्म A ने कितनी वैल्यू एडिशन करी है, GV एट MP कितने गुड्स प्रोड्यूस करे हैं, ये निकालना है फर्म A का। और फर्म B का, इसने भी कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे हैं, इसकी भी वैल्यू एडिशन मेरे को जो है फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये निकालना है एंड ये निकालना है और GDP समझ लीजिए। अब डेटा क्या गिवन है, डेटा क्या गिवन है, डेटा समझिए ज़रा। डेटा जो गिवन है वो है सबसे पहला एक्सपोर्ट ऑफ फर्म ए का एक्सपोर्ट 20। दूसरा देखेंगे इंपोर्ट ऑफ फर्म ए, ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 50। उसके बाद क्या दे रखा है, उसके बाद आपको जो दे रखा है तीसरे कंपोनेंट में, ये दे रखा है सेल टू फैमिली बाय फर्म ए 90 एंड यहाँ दे रखा है सेल टू फर्म B बाय फर्म A, ये दे रखा है 40, या फ्रॉम भी लिख सकते हैं, चल जाएगा। अच्छा, फिर क्या दे रखा है, फिर दे रखा है सेल टू फर्म A बाय फर्म B 30 एंड लास्ट दे रखा है सेल टू फैमिली बाय फर्म B, ये दे रखा है 60। ये क्वेश्चन देखेंगे बेटा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुझे दोनों फर्म का GVA निकालना है। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले फर्म A की। फर्म A का GVA निकालना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ GVA एट MP। GVA एट MP इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, तो मेरे को पूरे क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट तो दिख नहीं रहा, नहीं ना ही कहीं इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिख रही है। तो व्हेन वैल्यू ऑफ आउटपुट इज़ नॉट गिवन, आपको क्या करना पड़ता है, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, इन दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाता है माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये कर देंगे। लेकिन तो मेरे को ना तो सेल दिख रही और ना ही चेंज इन स्टॉक दिख रहा। अभी तो मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा। तो और गहराई में जाइए, और गहराई में चलते हैं। तो प्राइस और क्वांटिटी वाला तो सिनेरियो नहीं है, 2 सिनेरियो बताए थे। जब सेल गिवन ना हो तो 2 सिनेरियो बताए थे, प्राइस पर यूनिट, क्वांटिटी सोल्ड, ये तो नहीं दे रखा है, ऐसा तो नहीं दिख रहा। दूसरा वाला सिनेरियो है क्या, व्हेन सेल नॉट गिवन, तो क्या होगा, डोमेस्टिक सेल और प्लस एक्सपोर्ट, ये बताया था अगर याद हो, और प्लस चेंज इन स्टॉक और माइनस
आईसी। अच्छा, अरे डोमेस्टिक सेल भी नहीं दिख रही मेरे को तो यहाँ पे। तो व्हेन डोमेस्टिक सेल इज़ नॉट गिवन, और गहराई में चले जाइए। फिर मैंने बोला 3 चीज़ें गिवन होगी। अब देखिए क्या क्या गिवन होगी। फर्म ए का निकाल लें बेटा। फर्म ए का पहले देखना है, हाँ, सेल टू फैमिली, बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छे। ये कितना दे रखा है, ए दे रखा है 90। सेल टू फैमिली, फर्म ए ने फैमिली को कितना बेचा, 90 का, ठीक है जी। सेल टू अदर फर्म, ये दे रखा। सेल टू फर्म बी बाय फर्म ए, ये दे रखा है 40, ये हो गया 40। देन सेल्फ कंजम्पशन नॉट गिवन, सो कुछ ज़रूरत नहीं है, 0 का रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन एक्सपोर्ट गिवन है, ये रहा, दूसरे देशों को भी बेचा है 20, ये दे रखा है बेटा 20, तो मैं यहाँ इसको पुट कर देता हूँ 20। अच्छा, चेंज इन स्टॉक, यहाँ पे बेटा स्टॉक के क्वेश्चन में कोई भी बात नहीं की गई है, ओपनिंग कितना है, क्लोजिंग कितना है, जो मैंने 3 सिनेरियो बताए थे कुछ भी नहीं गिवन है, मैं यहाँ 0 पुट कर देता हूँ, 0 नहीं है, क्या करें, माइनस। अब बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, ये बहुत ही अच्छा है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होती है, मैंने बोला जो भी चीज़ प्रोडक्शन के प्रोसेस में एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होगी। तो बेटा अब यहाँ देखो आप, यहाँ पे ऐसा कहीं कंपोनेंट ही नहीं दे रखा कि फर्म ए ने बाय करा, या ऊपर वाले क्वेश्चन में दे रखा था ना, देखो ऊपर वाले में ऐसे दे रखा था कि फर्म ए परचेज रॉ मटेरियल फ्रॉम फर्म बी, ऐसे दे रखा था, तो मैं सीधा पहचान लिया। लेकिन यहाँ तो दे ही नहीं रखा। लेकिन अब आपको ज़रा दिमाग दौड़ाना है, दिमाग दौड़ाना है यहाँ पे आपको। क्या, यहाँ पे आपको ये एक कंपोनेंट दे रखा है, यहाँ पे कंपोनेंट दे रखा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये एक फर्म ए है और एक फर्म बी है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेल टू फर्म ए बाय फर्म बी। फर्म बी ने फर्म ए को बेचा 30 करोड़ रुपए का सामान। अबे भाई, जब फर्म बी ने बेचा है फर्म ए को, तो इसने खरीदा है ना फर्म ए ने, तो इसके लिए तो खरीद होगी ना, उसके लिए तो सेल है, इसके लिए तो खरीद है ना। तो ये क्या दे रखा है, ये 30, ये 30 फर्म बी के लिए सेल है, बट क्या है, फर्म ए के लिए परचेज है। ये मैंने बोला था जब इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन नहीं होती तो क्या देखना पड़ेगा, डोमेस्टिक बाय प्लस फॉरेन की बाय। तो डोमेस्टिक बाय दे रखी है मेरे को कितना, 30, दूसरी फर्म से कितना खरीदा, तो फर्म ए ने फर्म बी से खरीदा है कितना, 30। गलत तरीके से दे रखा है, लेकिन पहचानना है आपको। फिर है इम्पोर्ट भी दे रखा है यहाँ, तो मेरे को दूसरे देशों से कितना खरीदा, 50, ये भी लिख देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा आपका 150 माइनस 80 एंड इट विल बी 70। ये आ गई बेटा फर्म ए की। सेम प्रोसीजर फर्म बी के लिए फॉलो करेंगे बेटा, सेम, ठीक है। अच्छा, क्या करेंगे, फर्म बी का वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है जी। व्हेन वैल्यू ऑफ आउटपुट इज नॉट गिवन, तो सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, ये कर देंगे, और उसके बाद माइनस आईसी, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो है, जब सेल गिवन नहीं है तो फिर क्या करते हैं, डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट, ये देखते हैं, ठीक है, और प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी। अब देखिए बेटा, इसने किस किस को बेचा, फर्म बी ने किस किस को बेचा, यहाँ लिखा है सेल टू फर्म ए बाय फर्म बी, सेल टू फैमिली, ये दे रखा है फर्म बी का। 60 और 30 ये दे रखा है, 60 और 30। सेल्फ कंजम्पशन तो गिवन नहीं है, तो कोई ज़रूरत नहीं है। एक्सपोर्ट बेटा इसने नहीं करा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है वो फर्म ए ने करा था, इसने नहीं करा, तो इसका तो एक्सपोर्ट भी गिवन नहीं है, ठीक है। इसका चेंज इन स्टॉक भी गिवन नहीं है, 0, वो तो दोनों का ही गिवन नहीं था, 0 रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस, अब इसका आईसी चाहिए,
इसका आईसी तो गिवन, आईसी तो क्वेश्चन में आई नहीं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन किसी का ऐसे दे ही नहीं रखा कि फर्म बी ने खरीदा, ऐसे नहीं दे रखा फर्म बी ने खरीदा, लेकिन ये कंपोनेंट दे रखा था यहाँ पे, ओ सॉरी ये वाला, यहाँ पे देखेंगे ये कंपोनेंट दे रखा है, ये क्या है, यहाँ दे रखा है कि एक है फर्म ए और एक है फर्म बी। फर्म ए ने फर्म बी को बेचा 40 करोड़ रुपए का माल। अबे तो भाई जब इसने बेचा है तो इसने तो खरीदा होगा ना, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो परचेज है ना, तो ये 40 क्या है, यही 40 तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। और इंपोर्ट इसका नहीं दे रखा ना, तो इसने इंपोर्ट करा, इंपोर्ट नहीं है इसका, इतना ही है। तो ये हो जाएगा 90 माइनस 40 और ये कितना हो जाएगा 50। ये फर्म बी की क्या आ गई, ये फर्म बी की जो है क्या आ गई बेटा, जीवी आ गई। तो जीडीपी कितना आ जाएगा आपका, जीडीपी एट एमपी दोनों को जोड़ देंगे 70 + 20 एंड इट विल बी 120। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका आंसर। इस तरीके से हम क्या करते हैं, वही कॉन्सेप्ट लगाना है जो पीछे मैंने आपको समझाया है। अगर वो पीछे का मुद्दा समझ में आ गया तो आपको किसी भी क्वेश्चन को रटने की, कोई जोर ज़बरदस्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बेस मजबूत है, पिलर मजबूत है, तो आपको बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी, बिल्डिंग गिरेगी नहीं। बस वो पीछे का वैल्यू ऑफ आउटपुट, एक एक चीज़ व्हेन डोमेस्टिक क्या गिवन है, क्या किसको लेना है किसको नहीं लेना, ये आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। अमिता इतनी बात समझ में आ रही है या ऊपर से जा रही है? Yes, sir. आ रही है समझ में?